अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो टुडे टॉपिक इज़ अबाउट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, इसमें ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में अकर होता है। इसमें अब होता क्या है कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा कि हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं। जब इससे ऑपोजिट जाएंगे, हम जाएंगे पायरुवेट से वापस ग्लूकोज बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम पायरुवेट से स्टार्ट होंगे और हम एंड करेंगे ग्लूकोज पर। तो इसमें जो है हमारे पास बेसिकली उसका ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा था कि 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं उसमें तो वो जो रेगुलेटरी एंजाइम हम उसके लिए थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। अच्छा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली पायरुवेट हमारे पास वैसे तो हमने ग्लूकोज से बनाया था, लेकिन जब हम इसे ऑपोजिट ग्लूकोनियोजेनेसिस में करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमने या तो हम प्रोटीन से बना सकते हैं या फिर हम लिपिड से बना सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं कि जब भी हम लिपिड या प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कोई ना कोई अमाइनो एसिड होगा और यहाँ से हमारे पास लिपिड का कोई कंपोनेंट होगा। तो अगर हमने यहाँ पे एलानाइन को लिया है, तो एलानाइन क्या होता है कि इसमें हम ट्रांस अमाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देंगे पायरुवेट में। लैक्टेट जो है इसको लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देंगे पायरुवेट में, तो हमारे पास पायरुवेट बन जाएगा। अब ये हम यूज़ कब करते हैं बेसिकली ग्लूकोनेज, जब हम ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर सकते, हमारे पास जो है वो एटीपी उनकी ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम जब हमारे पास ना काम नहीं होता, हम नहीं कर पाते ग्लाइकोलाइसिस, तो हमारी बॉडी जो है वो उससे ऑपोजिट मैकेनिज्म शुरू करती है। जब हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, तो फिर हम डिफरेंट चीज़ों से, जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इन सब चीज़ों से हम रिकन्वर्ट करते हैं और हम दोबारा से जो है वो ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज की नीड पूरी करने के लिए हम वापस से ग्लूकोज बनाने के लिए ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। अब इसमें हम करते क्या है कि बेसिकली पायरुवेट हमारे पास बन गया इन दोनों से। पायरुवेट को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सैलो एसीटेट में। ये टीसीए साइकिल का प्रोडक्ट भी है, तो हम टीसीए साइकिल के जो क्रब साइकिल था उससे भी हम ये ऑक्सैलो एसीटेट को ले सकते हैं। पायरुवेट ने ऑक्सैलो एसीटेट में जाना है। सबसे पहले जो एंजाइम हमारे पास यूज़ है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में हम क्या करते हैं कि साथ में हमने एटीपी दिया, हमने एटीपी फॉस्फेट दिया, यहाँ से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन ऑफ एटीपी नहीं, सिर्फ ग्लूकोज की नीड पूरी होती है। तो इसमें हमने सिर्फ एटीपी को यूज़ ही करना है, एटीपी को मिलेगा नहीं, इस प्रोसेस में कोई एटीपी नहीं मिलता। तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में हम CO2 की एडिशन करेंगे, हम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सैलो एसीटेट में। अब यहाँ तक जितना ये प्रोसेस है ना, ये सारा का सारा साइटोसोल में अकर होता है, लेकिन साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए हमें जो चाहिए वो है मिलेट शटल। मिलेट शटल में क्या होता है कि क्योंकि जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलेट शटल। मिलेट शटल बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सैलो इनके इतना प्रोसेस जो हो रहा है वो साइटोसोल में अकर हो रहा है, पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट का। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सैलो एसीटेट को पहले मिलेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो साइटोसोल को पास नहीं कर सकता, उसकी मेम्ब्रेन को नहीं पास कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया में आने के लिए। इसलिए जो है ऑक्सैलो एसीटेट क्योंकि परमिएबल नहीं है, हम क्या करते हैं कि ऑक्सैलो एसीटेट को पहले मिलेट में कन्वर्ट करते हैं। मिलेट से जो है वापस मिलेट क्योंकि परमिएबल है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पास कर जाता है। मिलेट जो है जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा वो वापस से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्योंकि हम मिलेट को यूज़ कर रहे हैं तो हम कहते हैं मिलेट शटल। तो अब ऑक्सैलो एसीटेट क्योंकि कन्वर्ट होकर मिलेट से माइटोकॉन्ड्रिया में हम एंटर कर चुके हैं, तो ऑक्सैलो एसीटेट अब आगे क्या करता है कि ऑक्सैलो एसीटेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है तो इसने करना है कि PEP में जो है वो कन्वर्ट होगा। PEP स्टैंड फॉर फोस्फोइनोल पायरुवेट। अब फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए हमें PEP कार्बोक्सीकाइनेज की ज़रूरत है। ये हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम था जब हमने कहा था कि फोस्फोइनोल पायरुवेट से हम पायरुवेट में जाते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की वजह से। उसमें हम क्या करते हैं, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज हमने यूज़ किया था, हम वो रेगुलेटरी एंजाइम था, हम वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो हमने यहाँ पे जो यूज़ किया वो है PE फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। CO2 हमारे पास जो है वो रिमूव है इसमें, साथ में हमने GTP से GDP मतलब कि हमने अब GTP से फोस्फेट लिया है इसके लिए। फोस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब सेम एंजाइम है इनोलेज, आगे थोड़ा सा प्रोसेस जितना वो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज तक था वो सब सेम रहेगा। तो फोस्फोइनोल पायरुवेट से हमने इनोलेज की प्रेजेंस में हमने साथ में वाटर ऐड किया, हम कन्वर्ट हो गए 2-फोस्फोग्लिसरेट में। फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में जो है हम फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में जो है हम कन्वर्ट हो गए 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद हम 1,3-बिस-फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होंगे फोस्फोग्लिसरिक काइनेज की प्रेजेंस की वजह से। साथ में हम जो है वो ATP को यूज़ कर रहे हैं ADP में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब हमारे पास 1,3-बिस-फोस्फोग्लिसरेट बन जाएगा
ये डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। साथ में हमारे पास जो है वो NADH2 से हम NAD बनाएंगे, और साथ में हमारे पास ये फॉस्फेट है PI, साथ में हमारे पास एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव होगा। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब हमारे पास बन जाएगा तो ये जो है, अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमने बात की थी वहाँ पे डायहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इन दोनों से ये फ्रुक्टोज 1 से इन दोनों में डिवाइड होता है एल्डोलेस की बेसिस में। सेम एंजाइम एल्डोलेस से जब ये और डायहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट मिलेंगे तो हम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब डायहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट कहाँ जाता है, ये सिंपली ग्लिसरॉल जो कि हमारे पास लिपिड के मॉलिक्यूल्स में से होता है, कंपोनेंट में से होता है। तो ग्लिसरॉल जो है वो क्या करता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट डायहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और फिर ये और ये दोनों मिलकर एल्डोलेस की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम है वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। अगर हम इसको ग्लाइकोलाइसिस में देखें तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में आने के लिए जो हमने यूज़ किया था वो था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो लेकिन हम उनके वो भी एक रेगुलेटरी एंजाइम था, यहाँ पे भी हमने एंजाइम को है चेंज कर दिया उसकी, जब हम रिवर्स आ रहे हैं तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेजेस यूज़ किया है, साथ में हमने H2 की एडिशन किया, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया हमारे पास। आइसोमेरेज एंजाइम जो हमारे पास पहले भी था उसको यूज़ करेंगे, हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चल जाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास ग्लूकोज बनना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेजेस, और फॉस्फेट जो है वो हमारे पास रिमूव हो रहा है और एट द एंड हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस था इसमें सिंपली चेंजेस ग्लाइकोलाइसिस से डिफर सिर्फ ये तीन से चार एंजाइम में डिफर करते हैं। एक पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट में, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में, दूसरा फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज में, फिर दो ये वाले एंजाइम जो हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेजेस और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेजेस। इन चार एंजाइम में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन जो प्रोसेस हो रहा है सारा का सारा वो ग्लाइकोलाइसिस जैसा ही है। उसके बाद इसकी ATP कैलकुलेशन जो है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई ATP प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ATP उल्टा हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को ग्लूकोज बनाने के लिए, ताकि हम अपनी ग्लूकोज की नीड को पूरा कर सकें। तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।